बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं वो है एवोल्यूशन ऑफ मनी या ज़र का इर्तिका। यानी ज़र मौजूदा शक्ल जो इसकी है मॉडर्न शक्ल, इस तक पहुंचते हुए किन मरहलों से गुजरा है, इसमें क्या क्या एवोल्यूशंस आई, क्या क्या तब्दीलियां आई, कौन सी चीज़ें पहले ज़र के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी और अब ये इस मकाम तक कैसे पहुंचा। आपको पता है पिछली दफ़ा जब हमने बार्टर ये बात मैं बता दूं कि ये एवोल्यूशन ऑफ मनी के टॉपिक के साथ मैं एक वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, वो भी ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा एवोल्यूशन ऑफ मनी का थोड़ा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बार्टर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आती थी। इंसान जो है गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज करना और उसके लिए डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वैल्यूज़ और उसकी और बहुत सारी मुश्किलात थी। ट्रांसपोर्टेशन में बेशुमार मुश्किलात थी। तो इन मुश्किलात को हल करने के लिए एक अच्छे मनी की तलाश थी। तो इंसान इन डिफ़िकल्टीज़ को ओइंग टू दीज प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम जो इंसान था वो अच्छे मनी की तलाश में, गुड मनी की तलाश में था, जो कि एक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी हो, हर कोई उसे कबूल कर सके। बेसिकली ये कबूलियत आमा मनी की बहुत बड़ी करैक्टरिस्टिक है। तो फिर इस मनी का क्या काम था? विथ होम पीपल कुड एक्सचेंज देयर गुड्स इजीली, गुड्स और सर्विसेज बेसिकली होना चाहिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डिफरेंट गुड्स जो हैं वो एज ए मनी इस्तेमाल होती रही। ये जो ज़र की एवोल्यूशन का प्रोसेस था, इस दौरान बहुत सारी अशिया को एज ए मनी इस्तेमाल किया जाता रहा। तो जो इंसान की काविश हुई अच्छे मनी की तलाश में, ये इस पिक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो अब हम स्टेज बाय स्टेज डिस्कस करते हैं, फिर इस पिक्चर की तरफ आएंगे। जो सबसे पहला स्टेज था या पहला मरहला था, उस में जो है मुख्तलिफ चीज़ों को, ज़ाहिर है कोई एक चीज़ एज ए मनी यूज़ नहीं हो सकती थी, बहुत सारी चीज़ों को किया गया। इसमें एनिमल्स किए गए, उनकी खालें, एरोज, तीर, गुलाम, स्टोन्स, मोती, कुछ खाने पीने की अशिया, इनको यूज़ किया गया। लेकिन आपको पता है ये सारी चीज़ें थी, इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी नहीं थी, ये अच्छा मनी नहीं थे। क्यों? और इसको ज़्यादा अरसे तक नहीं किया जा सकता था इस्तेमाल, क्योंकि ये पेरिशेबल थी, ये जल्दी ख़राब हो जाती थी। तो ये ज़्यादा अरसे तक इनको एज ए मनी यूज़ नहीं किया गया। फिर एक वक्त आया कि वर्जीनिया टोबैको है, तंबाकू की किस्म के, उसको भी यूज़ किया गया एज ए मनी। तो चूंकि ये मनी ज़र के तौर पे जब ये इस्तेमाल किया गया, ये भी पेरिशेबल ख़राब होने वाली चीज़ थी, तो इस मटेरियल को भी कंटिन्यू नहीं किया जा सकता था एज ए मनी। तो इसके वजह से फिर मेटल्स की तरफ इंसान आया कि इन मेटल्स को यूज़ करे एज ए मनी। तो बार्टर की इन मुश्किलात पे काबू पाने के लिए इंसान जो है उसने पहले जानवर, खालें, गल्ला, तीर, गुलाम, सीपें वगैरह यूज़ करता रहा। लेकिन ये तमाम जो है पेरिशेबल कमोडिटीज़ थी। फिर वर्जीनिया का इस्तेमाल भी हुआ, लेकिन अच्छे मनी की तलाश जारी थी। चूँकि ये पेरिशेबल कमोडिटीज़ थी, ये ज़्यादा मनी के तौर पे इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी, इनको स्टोर नहीं किया जा सकता था, तो अच्छे मनी की तलाश थी। फिर इंसान आया मेटेलिक मनी की तरफ। मेटल्स को एज ए मनी इस्तेमाल किया गया, धाती सिक्के। तो सबसे पहले तो जो कीमती धातें थी, सोना, चांदी वगैरह, उनके टुकड़े इस्तेमाल शुरू हुए। तो बड़ा अच्छा लगा लोगों को कि ये ज़रा लॉन्ग लास्टिंग थी, इसमें स्टोरेबिलिटी थी और लोग एक्सेप्ट भी इनको कर लेते थे। तो फिर थोड़ा सा ख्याल आया कि इसको इक्वल वैल्यू के टुकड़े जब काटे जाते थे वो इक्वल वैल्यू के नहीं होते थे। इसको इक्वल वैल्यू का बनाने के लिए कि तमाम टुकड़े जो हैं उनकी मालियत इक्वल हो, तो कॉइनेज की कोशिश की गई, सिक्का साजी की। तो इस तरह सिक्का साजी शुरू हुई। तो इसमें पहले सिंगल मेटल यूज होती रही, फिर डबल मेटल, मल्टी मेटल, यानी जो है यकधाती निज़ाम, दो धाती और कसीर धाती, यानी शुरू में एक ही मेटल के सिक्के यूज होते थे, फिर टू मेटल्स को यूज किया गया, फिर मल्टी मेटल्स के कई मेटल्स को मिक्स करके भी सिक्के बनाए जाते रहे। और जो सिक्का बनता था उस पे उस गवर्नमेंट का नाम और सिक्के की मालियत लिखी हुई होती थी, उसके इंस्क्राइब किया जाता था। तो
फिर इसमें भी मसला आता था कि जब आपकी कॉइन्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना होता था, ट्रांसपोर्टेशन थी, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्ट थी। फिर जब बड़ी ट्रेड्स होती थी उसमें ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती थी, ज़्यादा मेटल्स की ज़रूरत पड़ती थी। अब मेटल्स हर कंट्री के पास कोई अनलिमिटेड मिकदार में नहीं थी, लामहदूद नहीं थी, इनकी मिकदार जो थी महदूद थी। तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती थी। एक तो कॉइनेज बहुत एक्सपेंसिव थी, फिर मेटल्स को ट्रांसफ़र करना मुश्किल था, फिर जो मेटल्स की मिकदार थी वो महदूद होती थी। तो फिर इंसान कागजी ज़र की तरफ मुंतकिल हुआ, पेपर मनी की तरफ मुंतकिल हुआ। तो ये मुश्किलात जो मेटालिक कॉइनेज में थी कि प्रीशियस मेटल्स जो थी वो लिमिटेड थी, ट्रांसपोर्टेशन में डिफ़िकल्टी थी, तो इसने इंसान को पेपर मनी की तरफ राग़िब किया। और पेपर मनी जो है वो हर कंट्री में अभी भी इस्तेमाल होता है। जैसे पाकिस्तान में 10 रुपीज़ से लेकर 5000 तक के नोट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये पेपर मनी या कागजी ज़र जो है वो किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक या मरकज़ी बैंक जो है वो जारी करता है। जैसे पाकिस्तान में मरकज़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो हर मुल्क का मरकज़ी बैंक जारी करता है, जबकि कॉइन्स जो हैं वो उस कंट्री की गवर्नमेंट जारी करती है। सेंट्रल बैंक ये जो नोट्स जारी करता है इसके तहत के लिए मुख्तलिफ जो है वो प्रिंसिपल्स या असूलों को फॉलो करता है। यूजुअली दुनिया में 2 असूल फॉलो किए जाते हैं, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम और फिक्स फिडुशरी सिस्टम, भी जो आगे आप पढ़ेंगे। अगर इन प्रिंसिपल से, इन असूलों से हटकर नोट छापे जाते हैं तो उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग या खसारे की सरमायाकारी कहा जाता है। अगर इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग छापे जाएं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर होता है तो वो ठीक है। अदरवाइज अगर इन प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो किया जाता, कोई गारंटी नहीं रखी जाती, तो उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है। अब ये जो पेपर मनी था, लाइटर इन वेट था, इसकी मुंतकली आसान थी। इसमें नोटों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, गिनती जो है वो भी आसान थी। मुख्तलिफ मालियत के नोट जो है वो मुश्किल नहीं थे बनाने। तो कॉइनेज में एक जो था ना कि खरा और खोटे की पहचान मुश्किल हो जाती थी, इसमें मुख्तलिफ समटाइम मिलावट कर दी जाती थी, तो उस मिलावट की वजह से उसकी पहचान जो थी वो मुश्किल हो जाती थी कि असली है या नकली है। लेकिन पेपर मनी में ये मसला नहीं था, पहचाना भी नोटों को जा सकता है। तो अब मनी की तरक्की यहाँ तक ही नहीं रुकी, इसका इर्तिका का अमल रुका नहीं, अभी भी इससे स्पीडी जो है वो ट्रांजैक्शंस की ज़रूरत थी कि और मज़ीद तेज़ रफ्तार। अब आज के दौर में मनी जो है वो और ज़्यादा मॉडर्न शक्ल इख्तियार कर चुका है। बैंक्स के थ्रू मनी जो जारी होता है उसको क्रेडिट मनी कहा जाता है। और क्रेडिट मनी भी चूँकि ट्रस्ट की बेस पे ही गर्दिश कर रहा होता है, इसकी अदायगियाँ और वसूलियाँ भी आसानी से हो जाती हैं, इसकी पेमेंट्स और रिसीट्स होती हैं, लोग अपनी चीज़ें इनके बदले में भी देते हैं। कोई किसी ने ज़मीन खरीदी, चेक लिख के दे दिया, ड्राफ्ट दे दिया, पे ऑर्डर बनवा दिया, तो ये बैंकों के थ्रू जो ट्रांसफ़र होता है, चूँकि ये बिल्कुल एतबार और ट्रस्ट की बेस पे ही होता है, इसलिए इसको क्रेडिट मनी या एतबारी ज़र भी कहा जाता है। तो ये जो थी चेक्स, ड्राफ्ट्स, ट्रैवलर चेक्स वगैरह, ये उसकी जो थी ट्रेडिशनल मेथड्स थे क्रेडिट मनी के। फिर अब जो है इससे भी ज़्यादा मॉडर्न मेथड्स जो कि मेल ट्रांसफर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, कुछ लोग इसको फिफ्थ स्टेज या 5वां मरहला भी कहते हैं। तो ये भी मनी को फॉर्म्स हैं। तो मनी अब इवॉल्व होते होते इस फॉर्म तक जो कि आज यूज़ हो रही है, ऑनलाइन बैंकिंग, जस्ट आपकी एक क्लिक पे यू मेक द पेमेंट्स एंड रिसीट्स। आपने कोई बिल पे करना है, कुछ करना है, मोबाइल ऐप खोले किसी भी बैंक की और पेमेंट्स जो है वो विद इन सेकेंड्स जो है आप कर सकते हैं। तो इस मॉडर्न स्टेज तक पहुंच चुका है। अब जो है आजकल डिजिटल करेंसी भी इस्तेमाल हो रही है, जिसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। बिटकॉइंस जो है इसकी सबसे पहली एग्जाम्पल है। तो इस तरह मनी की हमने पढ़ी 4 स्टेजेस के। पहले
एनिमल्स, उनकी हाइड्स वगैरह यूज़ हुई, फिर मेटल्स और कॉइन्स, मेटल्स यूज़ हुई रॉ फॉर्म में, फिर उनके कॉइन्स स्टार्ट हुए, फिर पेपर मनी का यूज़ हुआ। अब जो है मॉडर्न प्लास्टिक मनी, जो क्रेडिट कार्ड्स और एटीएम कार्ड्स वगैरह हैं वो यूज़ हो रहे हैं। फिर मॉडर्न फॉर्म ऑफ जो है क्रेडिट मनी, जो कि मेल ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र वगैरह हैं, और इसके बाद अब क्रिप्टो करेंसी की तरफ भी राग़िब हो रहे हैं। तो मनी के स्टेजेस, पहले स्टेज पे एनिमल्स और पेरिशेबल कमोडिटीज़ का था, फिर नेक्स्ट स्टेज पे मेटल्स और कॉइन्स, देन पेपर मनी का इस्तेमाल हुआ, और पेपर मनी के बाद जो है क्रेडिट मनी जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हुआ, और इसके बाद अब क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो प्रोफेसर क्राउथर ने जो मनी की एवोल्यूशन की स्टेजेस हैं, या ज़र के इर्तिका के मराहिल हैं, अपनी बुक एन आउटलाइन ऑफ मनी में जो बताई हैं, फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू कमोडिटी मनी, के बराह रास्त तबादला से लेकर अजनासी स्तर तक, फिर कमोडिटी मनी टू मेटालिक मनी, के अशियाई ज़र से धाती ज़र तक, जो भी हमने स्टेज 2 पढ़ी है, फिर मेटालिक मनी से पेपर मनी तक, धाती ज़र से कागजी ज़र तक, फिर फ्रॉम पेपर मनी टू क्रेडिट मनी, के ज़र कागजी से एतबारी ज़र तक। तो अभी जो प्लास्टिक मनी, हम एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ये इनको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो ये थी हमारी 4 स्टेजेस जो कि आपकी बुक में दी हुई है। मैंने आपको बताया कुछ लोग इसको अब 6 स्टेजेस तक भी लेके जाते हैं, जो क्रेडिट मनी की मॉडर्न फॉर्म्स हैं उनको 5th स्टेज, और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी को अगली स्टेज कहा हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ मनी, के ज़र का मफहूम क्या है, ज़र का क्या मतलब है। हम मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट की नज़र में ज़र को डिफ़ाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन करेंगे, मुख्तलिफ डेफिनेशंस करेंगे, फिर फाइनल डेफिनेशन तक पहुँचेंगे कि ज़र की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। तो different economies have interpreted money in their own way. Some have taken in its legal conditions, के कानूनी तौर पे क्या होता है सर। तो according to them, money is what the law says it. किसी चीज़ को अगर लॉ कहता है ये acceptable है, तो वो acceptable हो जाता है। If law prevents anything to circulate as money, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, कोई भी उसको कबूल नहीं करेगा। कि ज़र वो चीज़ है जो कानून के मुताबिक, कानून उसे कहता है कि एक्सेप्ट करें। जब लीगल टेंडर मनी जो आगे हम पढ़ेंगे, तो जब कानून उसको एक्सेप्ट करने का कह देता है तो सब करते हैं, अगर कानून मना कर दे तो उसकी कबूलियत आमा ख़त्म हो जाएगी, लोग उसके बदले में अपनी अशिया खिदमात नहीं देंगे। तो ये तो थी कानून की नज़र में, कानून के मुताबिक जो है डेफिनेशन। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ, मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने मुख्तलिफ की हैं। तो सबसे पहले जो है प्रोफेसर वॉकर के मुताबिक, मनी इज़ व्हाट मनी डस, जो मनी का काम करता है, ज़र का काम करता है, हर वो चीज़ जो ज़र के फ़राइज़ अंजाम दे ज़र कहलाती है, ये प्रोफेसर वॉकर ने कहा। इसके बाद प्रोफेसर क्राउदर ने जो डिफाइन किया मनी को, मनी इज़ द थिंग विच इज़ एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है कि जिसकी मदद से आप अशिया का तबादला करते हैं। आप मनी देते हैं और उसके बदले में कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, कोई भी खिदमत जो है वो खरीद सकते हैं, इसलिए इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। मनी इज़ द थिंग विच इज़ एक्सेप्टेबल एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड विच कैन बी measured, which can measure the value and can be stored. ये चीज़ों की वैल्यू मैयर कर सकता है। हम अब देखते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों की वैल्यू मनी की फॉर्म में मैयर करते हैं ना, ये चीज़ 100 रुपये की है, ये 500 रुपये की है, ये 1000 रुपये की है। तो इस तरह चीज़ों की ये एक्सेप्टेबल होता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू होता है, और इट कैन आल्सो बी स्टोर्ड। हमने देखा कि कुछ जो मनी की टाइप्स थी जो इनिशियली यूज़ की गई थी वो पेरिशेबल थी, लेकिन अब मनी जो है वो स्टोरेबल है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, ख़त्म नहीं होता, इसको स्टोर किया जा सकता है। कि ज़र वो चीज़ है जिसे आला मुबादला की हैसियत से कबूलियत आमा हासिल हो, और साथ ही पैमाइश कदर और ज़ख़ीरा कदर का फ्रीज़ा भी सारे अंजाम दे। तो ये तो इनिशियल डेफिनेशन, ये आपकी पेपर मनी तक आ जाती है। फिर आगे जो क्रेडिट मनी है
या एतबारी ज़र है उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रोफेसर क्राउदर कहते हैं फ्रॉम गोल्ड सिल्वर एंड ऑर्डिनरी पीसेस ऑफ पेपर एंड स्क्रिबलिंग्स ऑफ द क्लर्क्स इन द बैंक लेजर्स इंक्लूड द मनी। सोने और चांदी से लेकर कागज के हकीर टुकड़ों तक और बैंकों की किताबों में क्लर्कों के कलम से घसीटे हुए नकूश तक जर के जिम्रे में आते हैं। तो सोने चांदी के टुकड़े भी, कागज पेपर मनी भी, और इसके अलावा जो क्रेडिट मनी है, क्रेडिट मनी चूंकि कोई नया मनी बन नहीं रहा होता, जस्ट बैंकों के जो खाते होते हैं, बैंकों के लेजेस होते हैं, उनमें पेपर से एंट्री कर दी जाती है। जब भी किसी को लोन इशू किया, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है, जस्ट वो बैंकों के रजिस्टर्स में एंट्री होती है, तो वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड आ जाता है। तो वो क्लर्कों के कलम से घसीटे हुए नकूश, ये पेपर जो लेजर्स के अंदर बैंकों के क्लर्क एंट्रीज करते हैं वो, तो ये आप जो इनिशियल फॉर्म्स ऑफ मनी, सोना चांदी, पेपर मनी, फिर ये मेटालिक मनी, पेपर मनी और क्रेडिट मनी की ये बात आ गई कि क्रेडिट मनी जो है बैंक के क्लर्कों के कलम से घसीटे हुए नकूश जो है बाजार के जिम्मे में आते हैं। ये प्रोफेसर क्राउदर की डेफिनेशन जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले में मनी की करैक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि आला मुबादला की हैसियत से कबूलियत आमा हो, पैमाइश कदर और ज़ख़ीरा कदर का काम भी सर अंजाम दे। फिर क्रेडिट मनी को शामिल कर दिया इसमें। ये डेफिनेशन करते हैं प्रोफेसर एल की। प्रोफेसर एल के मुताबिक एवरीथिंग विच इज सर्कुलेटेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वही फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात होगी कि जिसकी मदद से हम चीज़ें खरीद और बेच सकते हैं। अमंग द पीपल एंड विच इज स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट ऑफ डेट इज कॉल्ड, जो डेफर्ड पेमेंट की बात हमने की थी बार्टर सिस्टम में कि डेफर्ड पेमेंट में मुश्किल होती है, तो ये डेट की जो पेमेंट है ये इसको कोट कर लिया प्रोफेसर एल ने कि हर वो चीज़ ज़र है जो किसी रुकावट के बगैर आला मुबादला के तौर पर गर्दिश करे और कर्जों की अदायगी का मयार हो, वो ज़र कहलाती है। तो गोया प्रोफेसर एल ने जो है वो कहा कि एक्सेप्टेबिलिटी हो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज और डेट जो है उसकी पेमेंट इसकी फॉर्म में हो सके। फिर आ जाती है प्रोफेसर फिशर की डेफिनेशन। प्रोफेसर फिशर के मुताबिक मनी मीन्स द पेमेंट फॉर द थिंग्स एंड सर्विसेज एंड द पेमेंट ऑफ डेट्स इज एक्सेप्टेबल इन अ मैनर, कि मनी जो है वो गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट करता है और डेट की भी पेमेंट करता है, कि ज़र से मुराद अशिया खदमात की एवज़ अदायगी करने और कर्ज़ों की वापसी के लिए कोई अमूमी तौर पर काबिल कबूल से क्या हो कि ऐसी चीज़ हो जो गुड्स और सर्विसेज के लिए भी पे की जा सके, और अगर किसी से आपने कर्ज लिया है तो मुस्तकबिल में भी उसी फॉर्म में दिया जा सके। अब मनी है, हम मनी की फॉर्म में कर्ज देते भी हैं और लेते भी हैं, चीज़ों की भी पेमेंट करते हैं, सर्विसेज खिदमात की भी करते हैं, लोगों की तनख्वाहें वगैरह हर चीज़ वो इसी फॉर्म में मिलती है, और फिर डेट्स की पेमेंट भी, कर्जों की अदायगी भी इसी सूरत में की जाती है। फिर प्रोफेसर मेयर्स की डेफिनेशन है, मनी इज अ थिंग विच इज एक्सेप्टेबल इन ग्रांटिंग एंड रिटर्निंग ऑफ डेट्स, कि ज़र वो चीज़ है जो कर्ज़ों के लेन देन में उसी तौर पर काबिल कबूल की जाती है, कि जब लोन्स जो डेफर्ड पेमेंट्स की प्रोफेसर मायर ने भी इसी को कोट किया है कि एक्सेप्टेबल हो फॉर ग्रांटिंग लोन्स, आप ग्रांटिंग एंड रिटर्निंग ऑफ डेट, कि लोन देते हुए भी वही हो और जब वापस लिया जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। बेसिकली इसकी एक्सेप्टेबिलिटी फॉर द डेफर्ड पेमेंट को कोट किया है प्रोफेसर मायर ने। तो अब ये मुख्तलिफ डेफिनेशंस हमने की, इन सारी डेफिनेशंस में एक चीज़ वाज़ेह होगी कि मनी जो है इसमें ये करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहली कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्टेबल हो विदाउट हेजिटेशन, लोग बिला रोक टोक इसको कबूल करें कि ये आला मुबादला है, इसकी मदद से चीज़ें और ख़दमात जो हैं वो ख़रीदी जा सके, फिर इसको स्टोर किया जा सके, यानी पेरिशेबल ना हो। अब ये मनी में करैक्टरिस्टिक है कि ये स्टोर किया जा सकता है, पेरिशेबल नहीं है, ख़राब नहीं होता, जितना भी अरसा मनी पड़ा रहे इसको कुछ भी नहीं होता। देन इट कैन बी यूज एज अ मैयर ऑफ वैल्यू, मैयर ऑफ वैल्यू यानी चीज़ों की वैल्यू को मैयर कर सके, पैमाइश कदर का काम दे सके, कि कोई चीज़ कितने रुपयों की है, हर चीज़ अब हम रुपयों की शक्ल में भी मैयर करते हैं। तो मनी में अब ये सारी करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं कि इसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी हेजिटेशन पीपल कबूल करते हैं, ये स्टोर भी किया जा सकता है और मैयर ऑफ वैल्यू भी है। तो पहली करैक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी, जो कि कबूलियत आमा। तो मनी की एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें तो अभी हम जो मनी यूज़ हो रहा है किसी भी फॉर्म में है,
तो वो सारा हम कमोडिटीज़ और सर्विसेज अशिया और खिदमात की ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी पेमेंट करनी हो लोग इसको कबूल करते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं होती, इसको मनी को कबूल कर लिया जाता है। तो बराह रास्त तबादला की जो मुश्किलात थी, डेफर्ड पेमेंट्स और पेरिशेबिलिटी और वॉट वो सारी की सारी इसमें कवर हो गई हैं। तो आज के दौर में पहले भी जिक्र आया कि मॉडर्न जो चेक्स ड्राफ्ट्स वगैरह है, हुंडियाँ हैं, वो भी जिसको क्रेडिट मनी कहते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। लोग उसके बदले में भी अपनी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह ये एक आला मुबादला के तौर में लोगों में बिला रोक टोक गर्दिश करता है। यानी अब मनी जो है, चाहे वो मेटालिक मनी है, चाहे पेपर मनी है, चाहे क्रेडिट मनी है, कोई भी मॉडर्न फॉर्म है, उसमें कबूलियत आमा या एक्सेप्टेबिलिटी की खूबी पाई जाती है। फिर अगली इन्हीं डेफिनेशन से जो हमने कहा कि स्टोर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए, ज़ख़ीरा कदर होना चाहिए। ये कैपेबल है मनी, आज का मनी जो है कि इसको स्टोर किया जा सके। वरना होता ये था बार्टर में कि हमारे पास अगर किसी चीज़ की फॉर्म में है तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते थे। अब तो ये कि मनी जिसके पास जितना बढ़ता जाए वो उसे स्टोर करके अपनी वेल्थ को बढ़ा सकता है, रिच से रिच होता चला जाता है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग मनी है। अब पहले ऐसा नहीं था, गुड्स जो हैं वो स्टोरेबल नहीं होती थी, पेरिशेबल होती थी। तो अब ये स्टोरेबिलिटी और लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मनी में होनी चाहिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने कहा कि एक्सेप्टेबिलिटी या कबूलियत आमा हो, स्टोर ऑफ वैल्यू हो, फिर measure of value, पैमाइश कदर का काम दे। Money should have the characteristic of measure of value. A person who is bargaining should be sure that the value of a thing which they are buying is equal to the set of units of money. कि कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं, 100 रुपए की खरीद रहे हैं, तो आपने जो गुड्स और सर्विस ली है उसकी वैल्यू उस 100 रुपए के बराबर होनी चाहिए। तो मनी ने ये पैमाइशी कदर या मेजर ऑफ वैल्यू का सोर्स भी हमें प्रोवाइड कर दिया है। हम कोई चीज़ देते और लेते हुए वो था ना कि वैल्यू डिसाइड करने की ज़रूरत होती है पैमाना कदर की। तो ये इसने पैमाना कदर का काम कर दिया, ये पैमाइश कदर का काम देता है। तो ज़र में ये खूबी होनी चाहिए कि ये पैमाइश कदर का काम दे सके। फिर प्रोफेसर जो है मिल्टन फ्रीडमैन और श्वार्ट्ज ने इसको एक्सप्लेन किया इन्हीं एग्जांपल्स की में जो एक्सेप्टेबल और ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए, मनी इज़ नॉट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और कैपेबल ऑफ बीइंग स्टोर्स। वो अदर कैरेक्टरिस्टिक को भी किया जाता है कि सिर्फ ज़र बनने के लिए जो है आला मुबादला और ज़ख़ीरा कदर का काम नहीं होना चाहिए। फिर वो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो हम बार बार कर रहे हैं कि मेजर ऑफ वैल्यू देता है, तो मनी इज़ अ थिंग अकॉर्डिंग टू विच वी कैन चूज द स्पेसिफिक यूनिट्स। हम स्पेसिफिक यूनिट की तरह से करते हैं। दिस डिस्कवरी इज़ लाइक द यूनिट्स ऑफ, जिस तरह के फोर्स की यूनिट है, टेम्परेचर की यूनिट है, लेंथ की यूनिट है, वेट की यूनिट है। फिजिक्स में जो फिजिक्स की यूनिट जैसे एक्यूरेसी वहाँ देती हैं, मनी जो है वो इधर ही एक साइंटिफिक यूनिट के तौर पर काम करता है और इसने हमारी लाइफ्स को जो है वो ज़्यादा साइंटिफिक बना दिया है। कोई भी चीज़ लेते और देते हुए ये वैल्यू जो है चीज़ों की मेजर करता है, तो ये एक साइंसी आला का दर्जा इसे दे दिया है। तो प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन और श्वार्ट्ज जो हैं वो कहते हैं कि ये ज़र महज आला मुबादला, ये ज़ख़ीरा कदर का मरकब नहीं है, बल्कि ये एक साइंसी आला है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। जैसे फिजिक्स में लेंथ, वेट और टेम्परेचर की यूनिट थी, उसी तरह, और इसको मुफीद मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ज़र वो शय है जिसके मुताबिक हम मखसूस इकाइयों का इंतखाब कर सकते हैं, और यह दरियाफ्त अमेरिका की दरियाफ्त की तरह नहीं है, बल्कि फिजिक्स में कुव्वत, दर्जा हरारत, लंबाई, वजन के पैमाने की ईजाद की तरह है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो 2 टॉपिक्स कवर किए हैं। पहला टॉपिक जो था हमारा कि एवोल्यूशन ऑफ मनी या ज़र का इर्तिका, के मौजूदा फॉर्म तक ज़र किस तरह पहुंचा, उसकी हमने 4 स्टेजेस की। पहली स्टेज जो थी वो मुख्तलिफ चीज़ें जिसमें इस्तेमाल की गई, अजनास वगैरह इस्तेमाल की गई। फिर उसके बाद हमारा मेटालिक मनी की स्टेज आई, फिर पेपर मनी, और उसके बाद क्रेडिट मनी की 4th स्टेज। तो अभी हमने कहा कि ये जो प्लास्टिक मनी है इसको भी नेक्स्ट स्टेज का दर्जा देते हैं कुछ लोग, और फिर हमने डिजिटल करेंसी की बात की। तो उसके बाद हमने मनी की मुख्तलिफ डेफिनेशंस की हैं, और मनी की मुख्तलिफ डेफिनेशंस करने के बाद जो चीज़ सामने आती है कि मनी हर वो चीज़
में मनी की करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं अगर ये एक्सेप्टेबल हो, काबिल कबूल हो लोगों के लिए, बिला रोक टोक इसे कबूल करें और इसमें स्टोरेबिलिटी हो, यानी इसको स्टोर भी किया जा सके। अभी मनी में ये करेक्टरिस्टिक है। फिर ये मैयर ऑफ वैल्यू का काम करता है, चीज़ों की जो है वैल्यू को मैयर करता है। हर चीज़ अब हम मनी की फॉर्म में मैयर करते हैं कि फ़लाँ चीज़ इतने रुपए की है, फ़लाँ इतने रुपए की है, फ़लाँ की तनख्वाह इतने रुपए है, फ़लाँ सालाना इतनी कमाई करता है। तो हर चीज़ रुपयों की सूरत में यूनिट, जिस तरह फिज़िक्स में यूनिट्स हैं मेजरमेंट की, लेंथ के लिए मीटर यूज़ कर रहे हैं, केजीज यूज़ कर रहे हैं आप वेट के लिए, तो इस तरह मुख्तलिफ यूनिट्स जैसे उधर यूज़ कर रहे हैं, तो इधर इकोनॉमिक्स को ये जो यूनिट है इसने इसको एक्यूरेट बना दिया है।